हेलो गाइस, मेरा नाम प्रत्युष शाक्या है। और ये वीडियो जो है वो विद्या मंदिर क्लासेस और डाउट नेट के कोलैबोरेशन वीडियो है। और इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी एनर्जी एंड मोमेंटम के कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ट्यूटोरियल नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम के हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमको दिया गया है। ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए भाई, मैंने इस ग्राफ को ऑलरेडी नीचे बना दिया दोबारा से, और मैंने इस ग्राफ पे कुछ मार्किंग्स कर रखी। मैंने एक मार्क ओ बना दिया, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी मैंने बना के रखा हुआ है। अब इसको इजीली करना चाहूं, ऑप्शंस को देख के इजीली करना चाहूं, तो ए और बी सेगमेंट को देखिए। ए बी सेगमेंट, जो हमारा ए बी है वो क्या है? वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन किस ग्राफ में? एटी ग्राफ में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा है, कांस्टेंट है। और अगर एक कांस्टेंट होता है तो कैसा मोशन होता है? मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है। ये बातें मुझे पता लगनी किसके बारे में? ए बी सेगमेंट के बारे में। और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन में बेटा वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इस सेगमेंट में आप लिखना चाहो तो उसकी फॉर्म क्या होगी? 1/2 इंटू एम इंटू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्म है, इज समथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन टी का स्क्वायर। इनफैक्ट जब भी कभी एक आपके पास आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, उनमें से एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है, तो दैट ग्राफ इज पैराबोलिक इन नेचर। तो मुझे जैसे ही मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, वैसे मुझे क्या समझ में आ गया कि जो ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट, इसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी ग्राफ जो होगा वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी पैराबोलिक। पैराबोलिक होना चाहिए, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो देख लो भैया ऑप्शन में कि ए बी सेगमेंट में कौन कौन सा ग्राफ पैराबोलिक है। केवल और केवल ए ऑप्शन ऐसा है जो कि ए बी सेगमेंट में पैराबोलिक है। बाकी कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं जो ए बी सेगमेंट पैराबोलिक। रिमेनिंग ग्राफ को देख लीजिए आप, लीनियर हैं। बी और डी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, और सी हमारा एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी पार्ट को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे बी ग्राफ में आप देखिए, तो बी ग्राफ में आपकी अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी जीरो बोल रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लगातार एक्सेलरेशन थी तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ गई होगी। तो वी तो ऐसे आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब रही बात डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में बीसी सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखा दिया। स्ट्रेट लाइन भैया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन पे कैसा आ जाएगा? तो डी भी चला गया। और बी वाले में क्या है आप देख सकते हैं, ओ से ए सेगमेंट और बी से सी सेगमेंट दोनों ही सिमिलर तरीके के कर्व है। यानी कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है दोनों। दोनों एक साथ अपवर्ड फेसिंग नहीं हो सकते, क्योंकि भैया बीसी सेगमेंट में आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमसे ये कह रहा है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है। क्या डिपेंडेंस आपको दी गई है क्वेश्चन में? आपको बोला गया कि u बराबर है 3x प्लस 4y। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और ये बताया गया कि आपका पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है? 6,4 पर था वो स्टार्टिंग में, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है? ये रहा आपका पार्टिकल, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बराबर जीरो। स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी है जीरो। तो मैं सवाल को प्रोसीड कैसे करूंगा? भाई इस सवाल में मैं फोर्स निकाल सकता हूं, तो पहले फोर्स निकाल लीजिए। फिर कैसे फोर्स निकाल सकते हैं वो देखिए। एफ बराबर होता है माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक्स और वाई मौजूद है, तो के कैप वाली टर्म तो इसमें आएगी नहीं। ये आपका एफ वेक्टर निकल के आता है। तो एफ वेक्टर क्या निकल के आएगा? देखो भैया, अगर मैं यू को डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा 3। तो ये हो गया माइनस का 3 आई कैप। और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। तो माइनस का 4 जे कैप। ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक। तो अगर मैं इस फोर्स को डायग्राम में आपको शो करके दिखाऊं कि किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो देखिए कैसे समझ में आता है मुझे। देखो भाई,
3 i कैप, वो भी माइनस साइन के साथ, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स है, और किस डायरेक्शन में है, माइनस डायरेक्शन में। अच्छा, फोर्स से ज्यादा बेटर है मुझे मोशन के बारे में, जो मुझे ऑप्शन देख के मुझे समझ में आता है कि मुझे मोशन में इंटरेस्ट है, भाई एक्सेलरेशन कैसी होगी और स्पीड क्या होगी। इसका मतलब मैं फोर्स की जगह एक्सेलरेशन निकाल के आगे वर्किंग करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं। देखो भाई एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी। आपका मास क्वेश्चन में दे रखा है क्या? यस, मास क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मास है, यानी कि -3 i कैप -4 j कैप अपॉन 1, ये क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी। सिंपली स्पीकिंग कि एक्सेलरेशन आपकी है -3 i कैप -4 j कैप। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो भैया 3 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ओके, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कैसी दिख रही है हमें? क्या कांस्टेंट दिख रही है क्या एक्सेलरेशन? यस, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चेक करो भाई। ऑप्शन ए सही हो गया, जीरो तो नहीं है। बी तो आपका गलत हो गया। इसका मतलब अब चेक करना क्या बचे? सी और डी ऑप्शन चेक करना बचे। तो जब हमारा पार्टिकल वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, वाई एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। उस समय उसकी स्पीड आपको बतानी है। तो क्या क्वेश्चन है? एक तरीके से क्वेश्चन है कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर व्हाट क्या होगा व्हेन x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो का मतलब क्रॉसेस y एक्सिस। ठीक है, तो करते हैं। स्टार्टिंग में x कितना है आपका? 6। ओके, रेस्ट पर है पार्टिकल और नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में नेगेटिव वाई में भी जा रहा है। लेकिन मुझे एट प्रेजेंट किस बात में इंटरेस्ट है? एक्स वाले पार्ट में मुझे इंटरेस्ट है। देखो भाई क्या होगा इसका। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी जीरो है, बट एक्सेलरेशन थी किधर की तरफ? माइनस में, मल्टीप्लाइड बाई टी। तो मुझे टी अगर निकाल लिया जाए तो मैं वी बता दूंगा। अब टी कैसे पता लगेगा? मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है। क्या पता है मुझे? कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए, 0 प्लस 1/2 इंटू -3 मल्टीप्लाइड बाई टी का स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनल पोजीशन दैट इज 0 माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कितनी दे रखी थी आपको? इनिशियल पोजीशन भाई आपको दे रखी है 6, क्योंकि आप 6,4 पे थे स्टार्टिंग में, देख सकते हैं। तो मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट टी इक्वल टू, इनफैक्ट टी स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब टी बराबर 2 सेकेंड। तो यहां से मुझे वी एक्स मिल गया, ओके मिल गया -3 × 2, यानी कि -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बस ये बता रहा है आपको कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक, मुझे पूरी वेलोसिटी चाहिए थी, तो वी एक्स तो यहां से मिल जाएगा, और ए एक्स और वी वाई भी चाहिए होगा मुझे। तो वी वाई के लिए क्या लिखूंगा मैं? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दोनों के लिए टी चाहिए था आपको। यू वाई कितना है? 0 प्लस वन अपॉन सॉरी प्लस ए वाई दैट इज -4 मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज 2। तो वी वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? वो आ गई -8 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वेलोसिटी। और वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन जो कह रहा था कि वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब केवल एक ऑप्शन और बचा कि आपको अपने पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताने हैं किस समय? 1 सेकेंड पर। तो कोऑर्डिनेट बताने डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन चाहिए आपको। ठीक है, तो भैया करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग। तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई will be equal to u y t प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए वाई टी का स्क्वायर। देखो भाई यू वाई यू एक्स टी की बात करो वो 0 है, प्लस 1/2 -3 इंटू 1 का स्क्वायर। और आपका पोजीशन आपको निकालनी है फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल कहाँ थे? आप 6 पर थे,
तो x माइनस 6, यहां से आप x सॉल्व कर सकते हो, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.5 मीटर। y की बात करो भैया, तो y माइनस 4 बराबर 0 प्लस 1/2 इंटू ए इज माइनस का 4 इंटू टी का स्क्वायर। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। टी की वैल्यू रखी कितनी है, टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2 मीटर। यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कॉमा वाई है क्या, वो हैं आपके 4.5 कॉमा 2। क्या यही आपसे ऑप्शन बोल रहा है, चेक कर लो एक बार। यस, ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन यही बोल रहा है, यानी सी भी सही और डी भी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t³ + 2 और हमें t बराबर 0 से t बराबर 1 के बीच में कितना इंपल्स पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स ने लगाया, कितना इंपल्स प्रोवाइड किया, वो हमें बताना है। तो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो मुझे लीनियर मोमेंटम में चेंज चाहिए। ठीक है भाई, लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी में चेंज चाहिए, कि ये हो जाएगा m इंटू वी एफ माइनस वी आई। ठीक, v क्या है, v हो जाएगा यहाँ पे ds/dt। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6t²। ये आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ओके, अब vf क्या हो जाएगा, vf यानी कि t बराबर 1 पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। और vi क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 6 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो भैया क्या निकालना था मुझे, इम्पल्स निकालनी थी मुझे। ओके, वो हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी में चेंज यानी कि 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसकी और यूनिट क्या हो सकती थी, इसकी यूनिट हो सकती थी न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम इज आल्सो इम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप है। वो एक दीवार से टकराता है और कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी माइनस का 2i कैप प्लस 6j कैप हो जाती है। तो मुझे बताना है कि दीवार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा हुआ है और हमसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है, ये n कैप पूछा जा रहा है। ठीक है, n कैप क्या होगा, तो मैंने कह दिया कि लेट n कैप बराबर सम xi कैप प्लस yj कैप। ऐसा बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन एक बात हमें बोलनी पड़ेगी, अगर हम इसे यूनिट वेक्टर समझ रहे हैं, हम इसे अगर यूनिट वेक्टर समझ रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, यानी कि x² प्लस y² मस्ट बी 1। अब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें सोचना है। ठीक, इसके परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर आपको सोचना है। तो बहुत अमंग्स मैनी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बहुत इजीली जो मैं बना सकता हूं कि p कैप यानी कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि सरफेस के अलोंग वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सब आईजे की टर्म्स में, तो मैं आईजे के टर्म्स में ही सोचूंगा। तो वो हो सकता है आपका y i कैप माइनस x j कैप। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इसके परपेंडिकुलर अगर वेक्टर को इमेजिन करना चाह रहे हैं तो ऐसा वेक्टर आपका निकल के आ जाए। यानी कि अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको y और x फाइंड करना है। आप चेक कर सकते हो परपेंडिकुलर है नहीं है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि xy माइनस xy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, किसका, n कैप का और p कैप का। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आपका कोलिजन होता है बेटा, तो आपकी जो सरफेस जिससे आप कोलाइड कर रहे हो उसके पैरेलल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी parallel to the surface remains unchanged, वो नहीं बदलेगी। और कंपोनेंट लेते कैसे हम, अगर आपको पी कैप के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए v1 का, यानी कि v1 वेक्टर डॉट पी कैप, ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ v1 अलोंग पी कैप। और ये बराबर होना चाहिए v2 वेक्टर डॉट पी कैप के। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट अलोंग दी सरफेस मस्ट नॉट चेंज। तो ये बात पुट करिए आप यहाँ पे, क्या है भैया आपके वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट yi कैप माइनस xj कैप के साथ एंड माइनस का 2i कैप
प्लस 6j कैप का डॉट प्रोडक्ट एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप के साथ सॉल्व करें भैया हम इसे। ये हो गया 3y माइनस 4x बराबर माइनस का 2y माइनस का 6x। ओके, यानी कि 5y बराबर माइनस का 2x। देखो एक इक्वेशन ऑलरेडी थी हमारे पास एक्स वाई में, ये रही, देख सकते हैं आप, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, ये देखो। दूसरी इक्वेशन अभी भी हमें मिल गई, ये देखो। तो सॉल्व कर लो भाई इन दोनों को। यहां से मैं x की अगर वैल्यू लिखना चाहूं, इनफैक्ट y की वैल्यू अगर लिखना चाहूं, तो माइनस का 2/5x आ जाएगा। ठीक, तो मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं कहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 में। लेट्स पुट दिस वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2/5 एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी कि आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 29x² अपॉन 25 बराबर 1। मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 25/29 का रूट, प्लस माइनस ऑब्वियसली। तो आपके दो पॉसिबिलिटी हैं, आइदर x बराबर 5/√29, तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, -2/5 से मल्टीप्लाई करो। इस केस में y निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -2/5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2/29। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/√29, इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 2/√29। तो जो आपका n कैप है उसकी भी दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई। क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई भाई, या तो आपका n कैप जो है वो हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट में 29, या फिर आपका n कैप हो जाएगा माइनस का 5i कैप प्लस का 2j कैप अपॉन में √29। हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा दे रखा है। देखें भैया, देखो भाई बी ऑप्शन दे रखा है हमें, माइनस का 5i कैप प्लस का 2j कैप अपॉन रूट में 29, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी है v0 और उसे आपने थीटा एंगल पर फेंक दिया। मैंने डायग्राम में आपको शो करके दिखा दिया कि आपने किसी एक बॉल को यहां से पकड़ा और एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। हमने कह दिया वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में v0, हमने v0 लिख दिया यहाँ पे कि भैया v0 वेलोसिटी से कहा है हमने। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि एक दीवार से जाके टकराता है और वहां पे जो उसका कोलिजन होता है वो इलास्टिक नहीं है, बल्कि उस कोलिजन में कुछ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मौजूद है ई। अब आपको ये बताना है, ऑप्शन को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि बॉल का ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, देखो ए और डी ऑप्शन दोनों ही टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, और बी ऑप्शन आपसे बता रहा है कि आपकी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, यानी कि जो दीवार से टकरा के वापस आप जब गिरे तो दीवार से कितना दूर आप गिरे वो डिस्टेंस। और सी ऑप्शन मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ये किस किस चीजों पर डिपेंड करती है हम समझ लेते हैं एक बार। देखो भाई मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है आपकी दीवार का नॉर्मल और एक दीवार के अलोंग, तो ये जो लाइन होगी इट इज LOC, यानी कि लाइन ऑफ कोलिजन या फिर लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर टू LOC नो फोर्स एग्जिस्ट, नो फोर्स एक्ट एक्ट्स ड्यूरिंग कोलिजन। देखो भाई एक फोर्स mg मौजूद है, लेकिन जो कोलिजन के दौरान फोर्स लगता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जब कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद जो चेंज आएंगे उसमें mg का कंट्रीब्यूशन बहुत ही माइनर या फिर नेग्लिजिबल होगा। तो जो भी मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखना चाह रहा हूँ वो इम्पैक्ट पे आने वाले फोर्सेस की देखना चाह रहा हूँ, और हमें ये समझ में आ गया कि LOC के परपेंडिकुलर इम्पैक्ट के दौरान कोई फोर्स नहीं लगता, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू LOC ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान।
क्योंकि कोलिजन के दौरान अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो भाई स्टार्टिंग से तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि mg को बहुत लंबा समय मिल गया। लेकिन कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको वर्टिकल डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर टू एलओसी दिखाई नहीं देगा। परपेंडिकुलर टू एलओसी यानी कि यहाँ पे क्या है, वर्टिकल वेलोसिटीज, वर्टिकल वेलोसिटी डजंट चेंज, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ये दोनों ही डिपेंड करती हैं वर्टिकल वेलोसिटी पे केवल। टाइम ऑफ फ्लाइट देख सकते हैं आप, 2v0 sin थीटा अपॉन जी रहता है। इसमें v0 sin थीटा है क्या भैया? v0 sin थीटा इज नथिंग बट वर्टिकल वेलोसिटी, देख सकते हैं आप। और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? v0 cos थीटा वाली टर्म में चेंज आ सकता है। ठीक है, ओके। और मैक्सिमम हाइट की बात करो अगर आप, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है आपकी? वो होती है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, जिसपे भी कोलिजन के दौरान कोई भी असर नहीं पड़ा। तो भैया हमारा ए और सी ऑप्शन तो सही हो गया। अब केवल और केवल क्या चेक करना रह गया? बी। डी सही नहीं हो सकता, क्योंकि डी और ए दोनों ऑप्शन ही टाइम ऑफ फ्लाइट से के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन चेक करने के लिए कोलिजन के दौरान बात करिए। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये अगर आपकी दीवार है, वो आपकी दीवार है, कोई एक अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो यू वेलोसिटी से आता है, तो अगर हमारा कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, सॉरी इनइलास्टिक है विद अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ई, तो वो ई यू वेलोसिटी से वापस जाता है। ठीक है, ये कहां से आता है? न्यूटन ने डिस्कवर करा था। न्यूटन ने कहा था ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ई बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहां से ये सिंपली आ जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? इनकमिंग वेलोसिटी, ये रही इनकमिंग वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द आउटगोइंग वेलोसिटी? ये रही आपकी आउटगोइंग वेलोसिटी। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि वो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी टक्कर के बाद जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो ई टाइम्स यू हो जाएगी। ओके, अब आ जाओ अपने सवाल पर। तो सवाल में क्या हो रहा है, दीवार पे जब आप टक्कर कर रहे हो उस समय का मैं सीन बना देता हूँ। ऐसे आए, टकराए और इस तरह के चले गए। तो टक्कर करते वक्त दीवार के अलोंग जो वेलोसिटी, उसमें मुझे इंटरेस्ट है। क्या वेलोसिटी भाई? वो है वी नॉट कॉस थीटा। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आफ्टर द इंपैक्ट क्या हो जाएगा? वो मुझे समझ में आ गया, ई वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग, ये मैं बात कर चुका हूं। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूं कि हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर ली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर द इंपैक्ट। ठीक है, ओके। अब मुझे डी आइडेंटिफाई करना है, तो डी आइडेंटिफाई कर लूंगा अगर मुझे पता हो कि कितने टाइम तक और चलने वाला हूं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं टी को, स्मॉल टी वन बोल देता हूं, ये क्या बोलता हूं? टाइम बिफोर इंपैक्ट, कितना टाइम बीत गया इंपैक्ट से पहले, ये मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं आपका इंपैक्ट से पहले का बीता हुआ टाइम? भाई आपकी दीवार एल दूरी पर है और आपकी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में वो वी नॉट कॉस थीटा थी, तो एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा इज टी वन। अब अगर मैं टी टू बोलता हूं, टाइम टू फॉल, गिरने के लिए जो समय लगा आफ्टर इंपैक्ट, इंपैक्ट के बाद, वो क्या होगा भाई? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो चेंज हुआ नहीं, तो कैपिटल टी माइनस टी वन हो जाएगा। ओके, कैपिटल टी क्या है भाई? कैपिटल टी है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी माइनस एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा T2। और T2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ D। कैसे लिखते हैं हम T2 को? भाई T2 इज नथिंग बट D अपॉन ई वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो ई वी नॉट, डी अपॉन ई वी नॉट कॉस थीटा इज 2v0 साइन थीटा अपॉन जी माइनस एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। अगर मैं ई वी नॉट कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो डी विल कम आउट टू बी इक्वल टू, बेटा डी आ जाएगा, ई कॉमन ले लिया, अंदर वाली एक्सप्रेशन को देखिए, 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी माइनस एल।
तो ये जो पहली टर्म में ये क्या आपकी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी डी बराबर ई टाइम्स आर माइनस एल। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी डी। और ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यही बोला गया है आपसे ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा बेटा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें आपने एक सर्कुलर कट लगा दिया और वो कट एकदम स्मूथ है। अब उसमें एक छोटा सा ब्लॉक आपने और रख दिया है जो कि उसको एकदम टॉप पे रेस्ट कर रहा है। हमारे पूरे बड़े ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, वो कैपिटल एम है, तो जो पॉइंट मास आपने रखा वो स्मॉल एम है। आपने स्मॉल एम को रिलीज कर देना है वहां से। जब रिलीज कर दोगे और आपका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो भी कैसा बोला गया है, फ्रिक्शनलेस बोला गया है। तो कि कुछ समय बाद हमारा जो स्मॉल एम है वो इसके साथ कांटेक्ट लूज कर देगा, बिल्कुल लूज करेगा। आपको बताना है कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, किसकी पोजीशन और वेलोसिटी, पॉइंट मास की पोजीशन और पॉइंट मास की वेलोसिटी। अगर स्मॉल एक्स और स्मॉल वी है तो उस समय मुझे कुछ ऑप्शन चेक करने। क्या ऑप्शन चेक करना है? पहला कि स्मॉल एम की वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरा ऑप्शन कैपिटल एम की वेलोसिटी कितनी होगी, तीसरा ऑप्शन स्मॉल एम की लोकेशन क्या होगी, और चौथा ऑप्शन कि हमारा कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो गया होगा। तो हम इस सवाल को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल में जो फोर्सेस है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से फोर्सेस मौजूद है यहाँ पे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो भाई, एक तो भाई आपका जो कैपिटल एम है उसका वेट है ना, हम बनाते जा रहे हैं। कैपिटल एम का वेट, कैपिटल एम जी, जमीन से आने वाली एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स ये हो गए। और कौन सा फोर्स है भाई, और है आपका स्मॉल एम का वेट। ये लो भाई, स्मॉल एम का वेट बना दिया हमने। और कौन सा फोर्स है भाई, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि स्मॉल एन पे लगेगी वो हमने N1 बोल दी। तो बैक में ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, वो भी हमने N1 बोलनी पड़ेगी। तो ये सारे फोर्सेस हमारे मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो आपके एक्सटर्नल फोर्स है ना वो कौन कौन से हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो भैया ये और ये तीन आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब ध्यान से देखिए, जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो किस डायरेक्शन में है। देख सकते हैं आप साफ साफ कि एक्सटर्नल फोर्सेस आर इन वर्टिकल डायरेक्शन। किधर है वो, सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन एफ एक्सटर्नल यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, या फिर कहें कि एक्स एक्सिस के अलावा क्या है, जीरो है। अब क्योंकि एक्स के अलावा नेट फोर्स जीरो है तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे एप्लीकेबल है। और वीसीएम कैसा है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसी है, कांस्टेंट है। इनफैक्ट वो स्टार्टिंग में सब स्टेशनरी थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका मतलब वो हमेशा जीरो रहेगी। हमेशा जीरो रहने का मतलब सेंटर ऑफ मास डजंट मूव, मतलब दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक तो मूव करेगा ना मेरे भाई। तो अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है आपका, थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देगा आपको वो हम समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग सिचुएशन हम यहाँ बनाते हैं कि आपके पास ये आपका ओरिजिनल लोकेशन थी ब्लॉक की। कुछ समय बाद क्योंकि धक्का लगा है ब्लॉक को, ठीक है, जो स्मॉल एम इसके ऊपर स्लाइड करता हो गया तो उसने नॉर्मल रिएक्शन लगाई। नॉर्मल रिएक्शन लगाई तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। और लेट अस सपोज कुछ समय बाद इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, ये ऐसे आ गई। ठीक, जिस समय ये कांटेक्ट लूज करने वाला है, यहाँ पे पहुंच गया हमारा स्मॉल एम, स्टार्टिंग में था यहाँ पर। तो आपके स्मॉल एम ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा आप ऑब्जर्व कर सकते हो भाई। ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम। आपके जो पूरा ब्लॉक है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा आप वो भी ऑब्जर्व कर सकते हो भाई। ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपका ब्लॉक। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए भाई, इन दोनों का सम, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो रेडियस है। ठीक है, तो यदि मैं इसे एक्स नॉट बोलता हूं तो ये आर माइनस एक्स नॉट हो जाएगी। और आप चाहते हो कि आपका सेंटर ऑफ मास ना हिले, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स सी एम, ये क्या होगा, ये होगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्प्लेस ना हो तो आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि मास इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन दोनों के अपोजिट पहले से ही है।
मैं लिख देता हूं इस बात को कि m1 इंटू डेल्टा x1 शुड बी इक्वल टू माइनस का m2 इंटू डेल्टा x2, यानी कि स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू माइनस का कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में r माइनस एक्स नॉट है, यानी कि अगर मैं उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेता तो मैं लिखता माइनस का r माइनस एक्स नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे एक्स नॉट फाइंड करना था, वो एक्स नॉट यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल एम आर डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यानी कि आपका जो ब्लॉक है स्मॉल वाला पार्टिकल जो है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, उसने डिस्प्लेसमेंट करा कैपिटल एम आर अपॉन स्मॉल एम प्लस एम। सिमिलरली आर माइनस एक्स नॉट क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM ऑफ कैपिटल एम, जो कि मुझे निकालना था। क्या आएगा निकल के, आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आएगा। इनफैक्ट ये तो मैंने डायरेक्शन आपको पीछे दिखा दी, तो एक्चुअल में अगर पीछे डायरेक्शन है तो अगर उस सेंस में बात करूं तो ये माइनस का आर माइनस एक्स नॉट मुझे लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एम इज माइनस का एम आर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। देखिए भाई ऑप्शन है कोई ऐसा, बिल्कुल डी ऑप्शन यही कह रहा था, मतलब हमारा डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब क्या चेक करना है आपको, स्मॉल एम की पोजीशन सी ऑप्शन हमने कैलकुलेट करा वो कैपिटल एम में आ रहा था ऊपर, ये तो गलत है भैया। अभी क्या बची, वेलोसिटी की बात बची कि भैया आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा कैपिटल एम है, ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाता हूं कि कैपिटल एम है जो आपका, उसकी वेलोसिटी बोली है कैपिटल बी, और स्मॉल एम जो है आपका उसकी वेलोसिटी बोली है स्मॉल बी। तो क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल था, इसका मतलब कैपिटल एम इंटू कैपिटल बी मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी, तभी आपका जो फाइनल मोमेंटम वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका, जीरो। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो फोर्सेस लगे उनके बारे में एक बार फिर से गौर करिए। जितने भी फोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी, कैपिटल एन, स्मॉल एन वन और कैपिटल एन वन, और कैपिटल दोनों पे जो लगने वाले एन वन फोर्सेज हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई ऐसा फोर्स नहीं जो नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगा भाई, आपका स्मॉल एम नीचे आया, यानी कि यहाँ पे जरूर जरूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिरी है, ये बराबर क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना नीचे आ गया स्मॉल एम, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई ये रहा स्मॉल एम, यहां था और ये नीचे इधर आ गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर अमाउंट में नीचे आ गया, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काउंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिरी आपकी, वो गिरी स्मॉल एम इंटू जी इंटू आर, और काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में तो थी ही नहीं, तो जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो आपकी टोटल अमाउंट बढ़ गई, यानी 1/2 इंटू कैपिटल एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर। मुझे आइडेंटिफाई करना है, स्मॉल बी और कैपिटल बी दोनों आइडेंटिफाई करने हैं, तो एक काम करता हूं मैं, इस वाली इक्वेशन से मैं कैपिटल बी लिख देता हूं, कैपिटल बी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम, पुट करो भाई यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 1/2 कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर। सॉल्व करना बचा केवल, आप देख सकते हैं कि स्मॉल एम तो एक कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है, 2gr बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 1 इंटू वी का स्क्वायर, तो v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, और कैपिटल V कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको किससे, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से, तब जाके आपको कैपिटल B मिलेगा, और विद साइन अगर देखो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस का स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अंडर रूट में 2gr डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन तो मुझे दिख रहा था वहां पे, लेकिन नीचे वाला नहीं दिख रहा था मेरे को, तो ये तो सही है लेकिन नीचे वाला सही नहीं है, ठीक है। हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि आपके पास
एक सरफेस है, इनफैक्ट दो इंक्लाइन का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। ए से बी तक एंगल जो है वो 60 डिग्री है और बी से सी तक जो एंगल है वो 30 डिग्री है। आपको बता दिया गया है कि जो ए बी सेगमेंट है उसका हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन है वो है √3, और बी से सी सेगमेंट का भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वो 3√3 आपको दे रखा है। तो यूजिंग एंगल्स यू कैन फाइंड दी हाइट्स, ए से बी सेगमेंट में कितना हाइट नीचे गिर रहे हो और बी से सी सेगमेंट में कितना हाइट नीचे गिर रहे हो। अब सवाल आगे क्या कहता है हम समझ लेते हैं। ब्लॉक स्टार्टिंग में रुका हुआ था, ए पॉइंट पे था, स्लाइड करता हुआ नीचे आया, बी पॉइंट तक पहुंचा। बी पॉइंट पे उसका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि भैया प्लेन के अलोंग केवल वेलोसिटी बचेगी, उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उड़ गई। मुझे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बी पॉइंट पे टक्कर के यानी इंपैक्ट के जस्ट बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे बी पे इंपैक्ट से जस्ट पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और उसका वो वाला कंपोनेंट बचेगा जो कि इंक्लाइन के पैरेलल है, रिमेनिंग कंपोनेंट उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं हम लोग। देखें जरा, पहले तो मैं हाइट निकाल लूं भाई। देखो भाई, मेरे को ये हाइट चाहिए, ये जो दिख रही है आपको ये हाइट कितनी होगी। ये हाइट भाई आपका बेस है √3, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी √3 10 60। इसको मैंने h1 बोल दिया लेटर सपोज, और इसको मैं बोल देता हूँ h2। तो h1 और h2 मुझे फाइंड करना है। तो h1 विल बी इक्वल टू √3 10 60 यानी कि 3 मीटर्स, और h2 विल बी इक्वल टू 3√3 10 30 यानी ये भी 3 मीटर आ गया। लो दोनों सेम आ गए, 3 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, अगर आप वर्टिकली गिरते हो 3 मीटर्स और आपके पास सारा सरफेस कैसा फ्रिक्शन लेस है, तो मुझे पता है कि बी पॉइंट पे पहुंचने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या हो। तो वेलोसिटी वो होगी, वो सिंपली आप अगर h हाइट गिरते हो तो अंडर रूट में 2gh आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई, आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों हमने ऐसा बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कोई भी ऐसा फोर्स नहीं जो नॉन कंजर्वेटिव। हमने कौन सा फोर्स हो सकता था नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन हो सकता था, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्व्ड है मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल गिरेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो भाई लिखो, कैपिटल एम जी इंटू h1 बराबर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m इंटू यू का स्क्वायर। मैंने वो वेलोसिटी यू बोल दी। क्या है यू, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। कहां पर, एट बी, बी पे इम्पैक्ट जस्ट पहले। तो ये दोनों, सॉरी ये दोनों कैपिटल एम ही है, मैंने एक स्मॉल एम गलती से लिख दिया, काट दिया वो। तो यू बराबर आ गया अंडर रूट में 2g h1। h1 मैंने अभी भी निकाला, तो 2 × 10 × 3 का रूट यानी कि √60 मीटर पर सेकेंड। √60 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई बी पर टक्कर करने से जस्ट पहले। अब बी पे टक्कर करने के बाद उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो सारी एलिमिनेट हो जाएंगी, केवल सरफेस के अलोंग रह जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने जो ब्लू लाइन मार्क कर रखी है ये मैंने आने वाली वेलोसिटी यानी कि यू की लाइन मैंने मार्क करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन। जो आपका अभी मैं मार्क करने जा रहा हूं एंगल, दिस एंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 60 डिग्री। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे और 30 डिग्री आ जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये जो रेड लाइन मैंने मार्क कर रखी है ये कैसी लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बीसी। जो बीसी है ना, ये वाला पॉइंट आपका बी है, ये वाला पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट आपका सी है। तो बीसी के परपेंडिकुलर ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। तो मैं यू का कंपोनेंट ले लेता हूं, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। देखो भैया क्या क्या आएंगे कंपोनेंट यू का। तो यू का कंपोनेंट एक अलोंग बनाना है, ठीक है, और एक बनाना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दोनों कंपोनेंट हम बना लेते हैं। देखो भाई, तो अलोंग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यू कॉस 30, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका यू साइन 30। क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है पहले वाले पार्ट में, एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या पूछ रहा था पहले वाले पार्ट में।
स्पीड ऑफ ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकंड इंक्लाइन को स्ट्राइक करने के तुरंत बाद। तो क्योंकि एंगल आपका केवल 30 डिग्री आया, तो u cos 30 ये जो है, ये जो वेलोसिटी यहाँ लिखी हुई है, दिस इज स्पीड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट के जस्ट बाद आपकी ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू है रूट में 60 इंटू रूट में 3/2, यानी कि ये हो गई आपकी रूट में 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब हमसे सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि आपका ब्लॉक सी पे पहुंचेगा, उससे जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। भाई आपको समझ में आनी चाहिए कि ये वाली जो वेलोसिटी आपकी ये गायब हो चुकी है, उड़ चुकी है, केवल ये वाली बचती है आपके वेलोसिटी। तो बी से सी तक जब आप जाएंगे तो अगेन आप कितनी हाइट नीचे गिर रहे हो, आप हाइट नीचे गिर रहे हो h2, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 मीटर है। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे फिर से। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, 1/2 इंटू कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी हमने बोल दी उसको v, यहाँ पहुंच के जो वेलोसिटी आएगी वो v माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम इंटू रूट में 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व कर लो भाई। तो ये बराबर कैपिटल एम इंटू जी इंटू h1 हो जाएगा। कैपिटल एम कैंसिल हो गया, 2 इंटू जी इंटू h1 बराबर v स्क्वायर माइनस 45, यानी 2 इंटू 10 इंटू 3 बराबर v स्क्वायर माइनस 45, यानी कि v स्क्वायर बराबर 105। तो v बराबर रूट में 105 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 41 वाला पार्ट जो है, वो थर्ड वाला जो पार्ट वो आपसे कह रहा है कि यदि वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ना होके इलास्टिक होता, तब आपको बताना है इम्पैक्ट के बाद आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, करते हैं इस चीज को भी हम करते हैं। इम्पैक्ट के बाद मुझे वर्टिकल कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, तो इस डायग्राम को देखना है हमको। बना लेते हैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम। देखिए भाई, तो ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, ये वाला आपका पॉइंट है बी। देखो भाई, जो आप ये वाला एंगल है ये आप फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपकी जो इनकमिंग जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री है, ये 90 है आपका। ठीक है, तो ये वाला एंगल जब आप निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे निकल जाए, देखो भाई, ये आप अगर लाइन एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है, अब अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, जो आपका रेड लाइन और ब्लैक लाइन है उसके बीच का एंगल, तो भाई मेरे ये 60 डिग्री हो गया, और आपकी एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो रिमेनिंग एंगल जो बीच का है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। मैं इस चीज को यहाँ पे क्लियरली बना के दिखा देता हूँ कि ये वाला एंगल भी 60 है और ऊपर वाला एंगल जो मैंने ये मार्क कर रखा है, ये दोनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्री। ये है आने वाली वेलोसिटी। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ आती है ऑब्जेक्ट, उसी एंगल पे लौट जाता है। उसी एंगल पे लौटने का मतलब कि आपकी बॉल जो है वो रेड लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के लौट जाएगी। और आप देख सकते हैं इनफैक्ट रेड लाइन के साथ 60 डिग्री जो एंगल बना रही है वो लाइन कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब क्या हो गया, वी वर्टिकल हो गया 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कोई कंपोनेंट नहीं होगा यदि हमारा कोलिजन कैसा हो जाता है, यदि हमारा कोलिजन हो जाता है इलास्टिक। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक पैग है, पैग यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल है कोई, जिसे आपने एक धागे से बांध दिया है और रिलीज कर दिया। वो दीवार पे टकराएगा, ये दीवार पे बंधा हुआ अरेंजमेंट, दीवार पे आके टकराएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, उसका एंगल छोटा होता रहेगा। तो मेरे को ये बताना है कि कितने टक्कर के बाद उसका एंगल 60 डिग्री से छोटा हो जाए।
ओके, तो भाई अगर आप एच एल हाइट नीचे आओगे, ये आपकी हाइट कितनी एल है, एल हाइट नीचे आओगे तो आपकी नीचे पहुंच के कितनी वेलोसिटी होगी, ये हम बना सकते हैं। तो जब आप एकदम टकराने वाले होगे उस समय आपकी स्पीड मैंने बोल दी अगर यू है, तो मुझे पता है कि टक्कर के बाद आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दीवार से टक्कर के बाद हमारी स्पीड हो जाती है ई टाइम्स यू। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी आफ्टर द इम्पैक्ट। तो हर बार टक्कर के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, ई यू हो जानी है। ठीक, ओके। कितनी स्पीड से आप आ रहे होगे, यानी कि पहले कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर वन इम्पैक्ट, आफ्टर वन इम्पैक्ट v बराबर हो गई ई यू। आफ्टर टू इम्पैक्ट, दो इम्पैक्ट जब हो जाएंगे तो हो जाएगी ई स्क्वायर अपॉन यू, एंड सो ऑन। ऐसे ही आफ्टर एन इम्पैक्ट अगर हो जाएंगे आपके, तो एन इम्पैक्ट के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जानी भाई, वो हो जानी ई की पावर एन इंटू यू। ठीक है, जब एल हाइट से आया, जब एल हाइट आप गिरे, तो आपकी वेलोसिटी यू बराबर कितनी होगी, वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट में 2gl। जब आप 60 डिग्री के एंगल से आए, कितने से, 60 डिग्री के एंगल से आए, 60 डिग्री के एंगल से, तो 60 डिग्री के एंगल से आने का मतलब है मैं ये निकाल सकता हूं कि आप कितनी हाइट गिरे। देखो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये लेंथ आपकी एल है, मतलब यू कैन फाइंड व्हाट इज दिस लेंथ। ये लेंथ आपकी एल cos 60 हो जाएगी। तो रिमेनिंग लेंथ, मतलब जहां पे आप टकराने वाले हो वहां से कितनी हाइट, उसको मैंने अगर एच बोल दिया, ठीक है, अगर मैंने उसे एच बोल दिया, तो एच विल बी इक्वल टू एल माइनस एल cos 60, यानी कि एल बाई टू ऑन सॉल्विंग। ओके, तो जिस समय आपका एंगल 60 डिग्री होगा उस समय आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, या 60 डिग्री से कम अगर आपका एंगल है, तो आपकी वेलोसिटी एच हाइट से गिरने पे कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट 2gh। एंड फॉर थीटा टू बी लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से छोटा हो जाए, इसके लिए आप ये तभी होगा जब h इज लेस देन h इज लेस देन l बाई टू, और h लेस देन l बाई टू तभी होगा जब v इज लेस देन अंडर रूट में 2g इंटू l बाई टू, यानी कि यानी v इज लेस देन अंडर रूट में gl। और v बराबर होगा कितना, e की पावर n इंटू यू। तो आप चाहते हो कि e की पावर n इंटू यू शुड बी लेस देन अंडर रूट में gl, यानी कि e की पावर n शुड बी लेस देन अंडर रूट में gl अपॉन 2gl, यानी कि 1 अपॉन रूट टू। तो 1 अपॉन रूट टू से अगर e की पावर n जो है वो छोटा हो जाएगा, तब हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है उससे छोटा हो चुका होगा। ओके, e की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी है, 2 अपॉन रूट 5। तो 2 अपॉन रूट 5 की पावर n शुड बी लेस देन 1 अपॉन रूट। ठीक, जब आप लॉग लगाओगे तो n लॉग 2 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 5, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया यहाँ पे, शुड बी लेस देन लॉग 1/2 ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो जब आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देना लॉग की, तो जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.1 आती है अगर n सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 3.1 आती है, और क्योंकि यहाँ पे जब आप इनइक्वालिटी को रिजॉल्व करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप देख सकते हैं कि इसमें log 2 और log 5/2, ऑब्वियसली बात है log 5/2 इज ग्रेटर, तो आप नेगेटिव साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी log 5 1/2 कॉमन ले लो, एक काम करो, माइनस log 4, जब आप कॉमन लेंगे तो शुड बी ग्रेटर देन log 2, और 1/2 आप कॉमन ले चुके हो, तो ये 1/2 कैंसिल, तो n शुड बी ग्रेटर देन log ऑफ 2 डिवाइड बाई log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4। तो n शुड बी ग्रेटर देन, ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 आएगा। मतलब डेफिनेट अगर आप श्योरिटी से कहना चाहते हो तो n बराबर 4 पर आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री से कम हो चुका होगा, 3 पे नहीं हुआ होगा और 4 पे हो गया होगा। ठीक है, इस सवाल में हमको एक फोर्स दे रखा है, जो कि दे रखा है अल्फा वाई प्लस 2 अल्फा एक्स, और बोला गया है कि एक क्लोज्ड लूप पाथ है ABCDEF और फिर ए, क्लोज लूप पाथ और एक फोर्स और वर्क निकालना है।
पहली चीज दिमाग में आती है कि वर्क जीरो हो जाना चाहिए। क्यों दिमाग में आती है? क्योंकि हम हमारे दिमाग में जो फोर्सेस होते हैं नॉर्मली वो कंजर्वेटिव फोर्सेस चल रहे होते हैं। तो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा ये जो आपको गिवन है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो ओवरऑल आपका जवाब है वो कितना आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? कोई फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं है, सिंपली चेक कर लो कि डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड कब होता है? इफ एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव होगा तभी ये चीज ट्रू रहेगी। चेक करो भाई, ये कितना आता है, चेक करें भैया। तो एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और इसे चेक करो, ये 2 अल्फा आ जाएगा। भैया दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि एफ वेक्टर इज नॉट कंजर्वेटिव। जब कंजर्वेटिव नहीं है तो भाई आपको स्टेप वाइज हर एक पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ए बी सॉल्व करते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, इस तरह के सॉल्व करते जाओ। ठीक है भाई, तो डब्ल्यू ए बी निकालो। डब्ल्यू ए बी के लिए एफ लिखिए आप। तो भैया ए से बी पाथ तक हमें क्या बात पता है? हमें ये पता है कि ए से बी तक आपकी वाई की वैल्यू 1 है, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो। तो एफ आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्फा आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, और आपका डिस्प्लेसमेंट ए बी के अलाउंग जब आप कर रहे हो तो केवल और केवल आई कैप हो रहा है, तो डी एक्स आई कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गई? सिंपली अल्फा डी एक्स। अच्छा, ये तो काफी सिंपल लगने लगी। अल्फा डी एक्स अगर मैं बोलता हूँ इसे, तो कहां से कहां तक भैया? एक्स जा रहा है 0 से लेके 1 तक, तो अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वो -1 है, तो यह आ जाएगा आपका -1 जूल। ओके, सेकेंड पार्ट डब्ल्यू बी सी, इसमें फोर्स लिखो। क्या पता है भैया बी और सी के बारे में? बी सी पर एक्स हमेशा 1 रहेगा और वाई वेरी कर रहा है, तो ठीक है भाई, अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा इंटू 1 जे कैप, और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका वाई डायरेक्शन में केवल हो रहा है, तो केवल डी वाई जे कैप लगा दो। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? 2 अल्फा डी वाई, और वाई जा कहां से कहां रहा है? वही 1 से आप 0.5 पहुंच जाओगे उसमें। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का अल्फा, यानी कि माइनस का अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस का अल्फा, यानी कि जब सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, -1 है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 बी सी। फिर बात करो सी डी की, डब्ल्यू सी डी की बात करिए। तो डब्ल्यू सी डी में निकालता हूं। डब्ल्यू सी डी में क्या खास बात है भाई? इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के पैरेलल पैरेलल हो रहा है, मतलब dx तो है लेकिन dy कितना है? 0 है। ओके, और क्या पता है मुझे? और मुझे ये बात पता है कि y की वैल्यू हमेशा 0.5 है। तो भैया फोर्स लिखो, वो हो जाएगा अल्फा इंटू 0.5 प्लस 2 अल्फा, ये आई कैप के साथ, प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग एक्स, तो डी एक्स आई कैप। जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.5 अल्फा dx। कहां से कहां तक जाओगे आप जा रहे हैं एक्स की वैल्यू 1 से एक्स की वैल्यू 0.5 तक। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 0.25 अल्फा, यानी कि 0.25 जूल। फिर आ जाओ भैया डब्ल्यू डी ई पर। डीई को देख लो भाई, डीई के बारे में क्या पता है मुझे? फिर से डायग्राम देखो एक बार। डीई में आपका वाई चेंज हो रहा है, एक्स नहीं हो रहा, और वाई की और जो एक्स की वैल्यू 0.5 है, तो रखो भाई। तो अल्फा वाई, वाई चेंज हो रहा है, एक्स नहीं हो रहा, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो आप 0.5 जे कैप, और आपका डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल किस डायरेक्शन में हो रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, यानी कि डी वाई जे कैप। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा डी वाई, और कहां से कहां तक गया? 0.5 से 0 पहुंच जाओगे आप। ठीक है, पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 0.5 अल्फा, यानी कि 0.5 जूल। अब बात करो डब्ल्यू ई एफ की, वो क्या हो जाएगा आपका? अल्फा वाई, वाई कितना है भैया? वाई, वाई ढूंढो। इस पूरी लाइन के लॉन्ग वाई बराबर 0 है, ई एफ लाइन के लॉन्ग, तो वाई इंटू 0, वाई की जगह मतलब 0 आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स में हो रहा है, यानी कि डीएक्स
आई कैप, तो ये 0 हो गया आपका। ऐसे ही अगर आप आओगे एफ ए पर, तो एफ ए पर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई वाई वेरी कर रहा है, ठीक है, अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स की वैल्यू वहां पे 0 है, जे कैप एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, तो डी वाई जे कैप ये भी कितना है, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या क्या आपके वर्क आए, एक स्टेप में आया -1, एक में +1, एक में 0.25, एक में 0.5, टोटल हो गया 0 प्लस 0.25 प्लस 0.5 इज 0.75, एंड रिमेनिंग 2 स्टेप्स में आपके 0 और 0 है, यानी ओवरऑल वर्क डन कितना हो गया, W बराबर आ गया आपका 0.752। ठीक है।